कहानी की शुरुआत मूवी के एक दूर के सीन से शुरू होती है, जहां हमें एक टाइम ट्रेवलिंग ऑपरेटिव से मिलाया जाता है जो एंद्रिया कोलिन के नाम से जानी जाती है और उसके साथ बुद्धिमान विद्वानों की एक टीम है जिन्होंने टाइम ट्रेवलिंग करने और बीती घटनाओं को सुधारने की योजना तैयार की है, जिसमें आने वाले युगों में शांति सुरक्षित रखा जाए। और आगे हमें यह पता चलता है कि एडोल्फ हिटलर नाम की एक व्यक्ति ने आज तक 60 मिलियन लोगों को मारने का अत्याचार किया है। इसलिए आंद्रे टाइम ट्रेवलिंग शुरू करने का फैसला करती है ताकि उस घटना से लोगों को बचाया जा सके। लेकिन आंद्रे की टीम मेंबर से एक विद्वानों में से एक ने उसे टाइम ट्रेवलिंग से जुड़े खतरों के बारे में बताया कि यह एक तरफा यात्रा होगी, लेकिन आंद्रे उसकी बातें नहीं सुनती है और टाइम ट्रेवलिंग शुरू करती है ताकि अनगिनत लोगों की जान बचाया जाए। और फिर अगले सीन में आंद्रे अपने टीम के सहयोग से एडोल्फ हिटलर के निवास में घुसपैठ करने के लिए एक सफलतापूर्वक योजना बनाती है। ये सब पूरा करने के लिए वह एक नई नौकरानी के रूप में पहचान बनाती है और उसे कुछ घरेलू जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन समस्या यह है कि मिशन सक्सेस करने के लिए केवल 48 घंटों का समय है और असली हद के ऊपर आने से पहले एडोल्फ हिटलर को ख़त्म कर देना है। और एंड्रिया और अपनी टीम के अपने मिशन की गंभीरता और इसके परिणामों का एहसास होने के कारण बहुत दबाव में रहते हैं और कोई भी गलत कदम या देरी फिर भी वे अपने आसानी मिशन को कामयाब करने की सोचते हैं, क्योंकि यह सफलता भविष्य में बड़े सुधार ला सकती है। थोड़ी देर बाद एंड्रिया टाइम ट्रेवल करती है और ब्रूनो ऑस्ट्रिया पहुंचती है, जहां उसका मिशन पूरा करने और इतिहास बदलने का लेसन शुरू होता है। हालांकि समय के साथ अचानक परिवर्तन के कारण उसके भटकाव और चक्कर आने लगते हैं और आते वक्त उसे अत्यधिक उल्टी होने लगती है। और जैसे ही वह खुद को स्थिर करने और संयम करने के हासिल करने का प्रयास करती है तो उसे वहाँ एक भिखारी मिलती है जो उसे वह पूछती है क्या उसके पास कोई पैसा है। आंद्रिया तुरंत उसे कुछ सिक्के दे देती है जो उसके उदार और परोपकारी स्वभाव को दिखाती है। फिर वह अपनी यात्रा पर जाती है जहां पुलिस उससे आईडी कार्ड मांगता है। हालांकि हमारे बुद्धिमान नायिका आसानी से बहाने बनाकर वहां से बच जाती है और वह अपने मिशन की ओर आगे बढ़ती है। और फिर आंद्रिया एडोल्फ हिटलर के घर दरवाजे के पास पहुंचती है। वहाँ वह कुख्यात ऐतिहासिक व्यक्ति के पिता एलोइस हिटलर से मिलती है, जो एक सरल और अति संरचित माता पिता के रूप में जाने जाते हैं, वो भी तब जब बात उनके बेटे की हो। और एलोइस अपने जल्दी आने पर आश्चर्यजनक व्यक्त करती है और सोचती है कि वह अपने निर्धारित समय में 2 दिन पहले क्यों आई है और यहाँ अपने मिशन को पूरा करने की सोचती है। आंद्रिया अपने पिछले कामों को समय को पूरा करने का नाटक करती है और वह यह भी कहती है कि इंतज़ार करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि 2 दिन उसे पैसे चाहिए था। और यह सब बात होने के बाद एलोइस उसे अपने डेली रूटीन के पेपर देती है, जिसमें मुख्य रूप से खाना बनाना और सफाई करना शामिल रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसे यहाँ पता चलता है कि उसे बेबी हिटलर के देखभाल करने का काम नहीं सौंपा गया है, जो उसकी योजना में एक बहुत बड़ा झटका है। जब वह इसके बारे में पूछती है तो एलोइस ने उसे क्रिश्चियाना से मिलाती है, जो एडोल्फ हिटलर की देखभाल करती है। इसके बाद वे बताती है कि उन्होंने बीते वक्त अपने 3 बच्चों को खोने की त्रासदी झेली है और एडोल्फ हिटलर उनका चौथा बच्चा है। इसलिए वह अपने बेटी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की उपाय ढूंढती है। और एलोइस रोज़ रात में अपने बच्चों को मरने के लिए जिम्मेदार और दोषी क्लारा को मानता है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर मानता है। और आगे एंद्रिया अपना समय तब तक बिताती है जब तक कि घर में बाकी सभी लोग सो नहीं जाते हैं। लेकिन एंद्रिया डरी हुई है मगर उत्साह में है और वह पास का तकिया पकड़ लेती है और दौलान के नीचे सेट कर लेती है और उसकी निगाहें सोते हुए बच्चे मासूम एडोल्फ हिटलर के रूप में टिकी होती है। और हर कदम के साथ तकिए पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और उसका दिमाग में अनगिनत जीवन के विचार चलने लगते हैं कि वह बुराई के स्रोत को मिटा सकती है। लेकिन अचानक क्लारा की उपस्थिति से उसकी योजना अचानक रुक जाती है। जैसे ही आंद्रिया अपने मिशन को अंजाम देने वाली होती है तभी वहाँ क्लारा अचानक आ जाती है और यह सब पता लगने से बचने के लिए एंद्रिया जल्दी से पालना के दूर के छोर पर तकिया लगाती है और अपने बच्चे को गोद ले लेती है और यह दिखावा करती है कि वह उधम बचाने वाले बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही है। और क्लारा उस पर विश्वास करती है और अपने बच्चे की जांच करने जाती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने बच्चे को बहुत ही बचाव कर रही है। और उसके बाद एडोल्फ रोना शुरू कर देता है और क्लारा एंद्रिया से कहती है कि एंद्रिया उसे पकड़े, क्योंकि एलोइस के अनुसार उसे स्वयं के बच्चे को छूने की अनुमति नहीं है। और फिर बच्चे को अच्छे से सुला देने के बाद एंद्रिया और क्लारा अपने क्वार्टर में वापस आ जाते हैं और फिर एलोइस के बेडरूम से आने वाली सहवास की आवाज़ों से एंद्रिया परेशान होती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि बेबी सीटर क्रिश्चियाना एक साथ प्रेम संबंध में है।
और क्लारा यह सब बातें जानती है और यह सब बातें जानते हुए बस क्रोधित होती हैं और छोड़ देती है। यह दर्शाता है कि उसे अब कोई परवाह नहीं है। और अगली सुबह जाते ही एंद्रिया अपने काम की ओर जाती है। उसका सामना एलोइस से होता है जो पूछता है कि क्या वह उसके साथ लाइव प्रदर्शन में शाम को जाना चाहती है, लेकिन एंद्रिया उसे मना कर देती है और बीमार होने का नाटक करती है और सुझाव देती है कि वह क्रिस्टियाना के साथ ले जाए। और फिर एलोइस क्रिस्टियाना से पूछता है क्या वह उसके साथ जाना चाहती है और क्रिस्टियाना राज़ी हो जाती है जाने के लिए। और इधर एंद्रिया को थोड़ी राहत मिलती है कि उसका मिशन अभी भी ट्रैक पर है और अपने दैनिक कामों को तब तक करती रहती है जब तक कि वह एडोल्फ हिटलर को एक बच्चे के रूप में ख़त्म करने के अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेती है। और फिर जैसे जैसे शाम ढलती है क्रिस्टियाना एंद्रिया के पास जाती है और एंद्रिया से कहती है कि वह बच्चे के साथ अच्छे से देखभाल करे। अगर उसके बच्चे को कुछ भी होता है तो एलोइस उसे नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगा। यह सुनकर एंद्रिया क्रिस्टियाना से पूछती है कि क्या उसने एलोइस के साथ सोने का फैसला फांसी के डर से किया है। तो क्रिस्टियाना ना कहती है, लेकिन फिर वह बताती है कि एलोइस ने किसी दिन उससे शादी करने का वादा किया है। इसके अलावा वह बताती है क्लारा कभी मेरी तरह एक हाउसकीपर थी जिसे एलोइस ने अपने पहली पत्नी की मृत्यु के पास शादी करने का वादा किया था। यह सारी जानकारी एंद्रिया को झकझोर देती है, लेकिन वह अगले सीन में एलोइस और क्रिस्टियाना लाइव प्रशासन के लिए प्रस्थान करते हैं, जबकि क्लारा दिन की गतिविधियों से थकावट के कारण गहरी नींद में सो जाती है। और यह स्थिति एंद्रिया के मिशन को पूरा करने का सही वक्त रहता है और इसलिए वह चुपके से बच्चे के कमरे में जाती है और कंबल उठा लेती है। लेकिन इन सब घटनाओं को चौंकाने वाली बातों से एंड्रिया खुद को डर से लकवाग्रस्त पाती है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह ऐसा नहीं कर सकती। बेबी हिटलर को मारने के एंद्रिया की विफलता से उसे विकृत कर देती है और भविष्य के नरसंहार को रोकने के लिए एक उपाय खोजती है। वह चर्च की ओर मुड़ती है और एक पुजारी पर विश्वास करती है और उसे उस स्थिति की जानकारी बताती है और मार्गदर्शन मांगती है। हालांकि पुजारी उसके दावे को खारिज कर देता है, वह कहते हुए कि कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। और फिर उस महाविनाश को रोकने के लिए एंद्रिया भागते हुए क्लारा को मनाने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी कोशिश अब कोई काम की नहीं है, क्योंकि अब वह बच्चे के साथ अपने नैतिक व्यक्तित्व और अपने कार्यों के संभावित परिणाम के बीच फटी है। वह बच्चे को मारना नहीं चाहती है, लेकिन वह उसे जीवित भी नहीं रहने देना चाहती है। और फिर एंड्रिया ब्रूनो की सड़कों पर घूमने बाहर निकलती है और उसका सामना एलोइस से हो जाता है, जहां एलोइस उसे बहुत ही घृणास्पद और यहूदी विरोधी टिप्पणियां करना शुरू कर देता है। आश्चर्यजनक रूप से यह घटना एंद्रिया के दिमाग में एक विचार पैदा करती है कि कैसे वह भविष्य में होने वाले यहूदी विरोधी अत्याचारों को रोक सकती है, जो कि वह जानती है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। और ठीक उसी समय एलोइस हिटलर अपने घर पर एक डिनर पार्टी का आयोजन करता है, जहां वह अपने मेहमानों का मनोरंजन करता है। बच्चे एडोल्फ को छोड़कर बाकी सभी उस पार्टी में रहते हैं और यहाँ पर एजेंट एंड्रिया को अपने मिशन को पूरा करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। और इस पल का फ़ायदा उठाते हुए एंड्रिया चुपके से बच्चे के कमरे के अंदर चली जाती है और बच्चे को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और वह एक नदी की ओर जाने लगती है, जहां वह नदी में कूदकर बच्चे के साथ साथ खुद को जीवन को समाप्त करने की इच्छा रखती है। और फिर उसी समय एलोइस क्रिस्टियाना को अपना बच्चा लाने को कहता है, लेकिन जब वह कमरे में जाती है तो यह जानकर चौंक जाती है कि बच्चा गायब है, जिससे वह बहुत डर जाती है और पागलों की तरह एडोल्फ की तलाश करने लगती है। और वह देखती है कि एंद्रिया एडोल्फ को लेकर भाग रही है और उसी समय क्रिस्टियाना फिर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एंद्रिया क्रिस्टियाना से बहुत आगे रहती है और अंत में उसे नदी के सामने वाले पुल के किनारे पर पाती है और उनकी आंखें एक बार मिलती है। और इससे पहले कि क्रिस्टियाना उसे कुछ कहती, एंद्रिया एक गहरी सांस लेती है और बच्चे के साथ नदी में कूद जाती है। और यह सीन को देखकर क्रिस्टियाना पागल होने लगती है और उसे महसूस होता है कि एडोल्फ की हत्या कर दी गई है। और फिर तभी उसकी मुलाकात एक जिप्सी महिला से होती है जो अपने ही बच्चे को बेचने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ एक उपाय सूझता है। और फिर क्रिस्टियाना अपने पर्स की जांच करती है और सभी पैसे उसे दे देती है और वह बच्चा जिप्सी से ले लेती है। यह योजना जोखिम भरा है, लेकिन यही एकमात्र समाधान है जिसके बारे में वह अभी सोच सकती है।
इसके बाद क्रिस्टियाना बच्चे के साथ आती है और सभी मेहमानों को बेवकूफ़ बनाती है। हालांकि एलोइस बच्चे का पिता होने के नाते महसूस करता है कि कुछ गलत है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने मेहमानों के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और इंतज़ार करने का फ़ैसला करता है और देखता है कि चीज़ें कैसे सामने आती है। और फिर अंतिम दृश्य में सेल्फ होस्ट नामित वेक्टर एंड्रे कॉलिंस की कहानी पर अपनी बात रखता है और मौन के एक पल को देखकर उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और यह पता चलता है कि जिप्सी बच्चा बड़ा होकर नाजी जर्मनी का नेता एडोल्फ हिटलर बन गया, लाखों निर्दोष लोगों की हत्या करने का कारण बना। और हमें यहाँ देखने मिलता है कि अतीत में किए गए सबसे छोटे बदलावों से भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं।